ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं, एक तो वफाक और सिंध की नाराज़गियाँ कब ख़त्म होगी, क्या 18th अमेंडमेंट की इतनी हमें ज़रूरत थी इस मुल्क को। सूबों में महरूमियाँ थीं और जरदारी साहब साबिक़ सदर पाकिस्तान, उनकी जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने तमाम ही सूबों से मुत्तफ़िक़ा तौर पर 2/3 मेजॉरिटी से ये कारनामा सर अंजाम दिया। अब क्या ये वफाक को कैसे कोई फार्मूला सेट करना होगा। इससे कबल हमने देखा कि वफाक ने कहा कि मज़ीद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। क्या वाकई ज़रूरत है? और सिंध में जिस तरह तालीमी निज़ाम या पूरे पाकिस्तान में चेंज होने की भी बात की थी PM साहब ने, एहतसाब में तो बिलखुसूस अप्रिशिएट तमामी मकातब फ़िक्र और सिविल सोसाइटी से लेकर तब सब लोग कर रहे हैं कि ठीक है जी, जो वफाकी हुकूमत का एहतसाब का अमल था उसमें तो उन्होंने अपने लोगों के भी घेरा तंग किया। सभी लोगों को अवाम का जो पैसा है वो वापस करना होगा, ये अवाम का हक है और इस पे PM साहब को बहुत प्रेशर अभी भी वो फेस कर रहे हैं। आगे बढ़ा दें सिलसिले को। सरबुलंद साहब, पहले मैं आपके पास आऊँगा, टाइम भी शॉर्ट है। एक तो वफाक ने कहा था कि 18th अमेंडमेंट में हमने मज़ीद कुछ और रद्द-बदल करने की या कुछ और अच्छी अवामी मफाद आमा में कुछ चीज़ें हम ऐड करें, ज़रूरत है। क्या आपको लग रहा है कि इसको छेड़छाड़ करने वाला ये इशू लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अफसोसनाक एक सिचुएशन ये है कि जब आवाम को इस बात का इदराक इतना अच्छा तरीके से अब नहीं हुआ है कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर अख्तियारात सूबे के पास गए हैं। जैसे कि इस ईद पर 600 रुपये जो है वो चिकन बिक रहा था और 900 रुपये बीफ था, और इस तरीके से सारी चीज़ों की कीमतें डबल हो चुकी थी, जो कि कमिश्नर और सूबाई हुकूमत का काम था उसको कंट्रोल करने का, लेकिन उसका तमाम इल्तिज़ाम जो है वफाक के ऊपर लोगों पीपल्स पार्टी ने, और वो लोगों के समझ में आ रहा है कि यार जब से वफाक की हुकूमत आई है तो ये सूबाई सब्जेक्ट है। सूबा इसको कंट्रोल करेगा, कमिश्नर्स की, डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर सूबे खुद मुख्तार हो तो क्या आपको नहीं लग रहा अच्छी बात है? हमें इस बात पे नहीं, लेकिन अगर सूबे में करप्शन हो रही हो, सूबा डिलीवर नहीं कर रहा हो, तो फिर कहाँ खड़ी सूबा? लेकिन इदारे खुद मुख्तार हैं, एहतसाब का अमल ये सूबों में भी है। मेरा ख्याल ये है कि जब वफाक में किसी को मेजॉरिटी हुकूमत मिलती है तो उसको अख्तियार भी होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने पे, जैसे कि 18वीं तरमीम के पहले सिचुएशन थी, बैलेंस था, उसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन अब तो 18वीं तरमीम आपको रोकती है इन्वॉल्वमेंट करने से। रोकती है ना। हमें देखो, हमें यहाँ पे गैस के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उन्होंने रुकावट डाली। हमें बहुत सारे यहाँ हम तरक्याती काम के हवाले से जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने रोड़े अटकाए। KCR है, इस तरीके से पानी के प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने तरह तरह के रोड़े अटकाए ताकि मामला बीच ये जो अभी आइलैंड का जो था। ठीक है यूसुफ बलोच साहब, कुछ और भी इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। 18th अमेंडमेंट आपने बहुत अच्छा, ठीक है, आप लाए के सूबों में महरूमियाँ थी, हम वफाक की तरफ सूबे देखते थे और सूबे बेहाल थे, उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती थी, वो कहते थे हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं है। आज सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन वफाक कह रहा है कि आएँ बैठें हमारे साथ, कुछ और इसमें एडिशन हम करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो इसमें किसी भी एडिशन की ज़रूरत नहीं है। एक फाइनल तरमीम हो चुकी है इसमें। और जैसे कि रेट की बात की भाई ने, तो सिंध के रेट तो सबको दिख रहे हैं, क्योंकि एक ही आपके पास अपोजिशन पार्टी है ही, पीपल्स पार्टी, जो हर वक्त आप लोगों की नज़रों के सामने होती है कि ये कोई ना गलती करें और हम लोग डेली कोई ना। आपने पंजाब के रेट तो बताए नहीं, वहाँ पे क्या रेट बिल्कुल मेरे ख्याल से 150 रुपया शायद मुर्गी। वहाँ से कोई इस तरह की बात कंप्लेन नहीं आई। कराची में वो कंप्लेन तो आएगी ही नहीं ना, जब क्योंकि नजरें सारी पीपल्स पार्टी पे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि PTI जो आपकी वफाक में वो क्या कर रही है। लेकिन आप रोक तो सकते हैं सर। आपका सिंध में स्टेक है, अगर कहीं पे चिकन महंगा है बिल्कुल, तो आपके जो कमिश्नर्स हैं, आपकी जो इंतजामिया है, इंतजामिया ने एक्शन लिए। और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे DCs ने जाके छापे मारे हैं, ACs ने छापे मारे हैं और दुकानें सील हुई हैं। मेरे अपने मलीर में डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे छापे पड़े हैं। ओवर रेट जो भी जहाँ पे भी चल रहा था वहाँ पे उन लोगों ने सील की हैं दुकानें, शॉप्स जो भी थी, चाहे वो चिकन की हो या दूसरी चीज़। आगे बढ़ाते हैं। लास्ट मेरा टॉपिक था एजुकेशन, और आपको मुबारकबाद भी हो कि PS70 से आप लोगों ने विन किया। एजुकेशन फिर हम आते हैं। ठीक है, वफाक ने कहा था यकसां तालीम, बहुत बड़ा एक मतलब ये तो प्रोजेक्ट ऐसा है कि तमाम सूबों को बैठना होगा एक तालीमी निज़ाम के लिए। देखते हैं वफाकी हुकूमत किस तरह सूबों को गैदर कर पाती है, कि उनको उस सोच पे लाती है। आप गड्डाप में हैं, क्या आपको इल्म है कि गड्डाप में ऐसे कितने स्कूल हैं कि जिनकी हालत ऐसी है कि वहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं, वहाँ पे दीवारें टूटी हुई हैं, वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, वहाँ पे असातिज़ा नहीं आते, वो हाल देख के स्टूडेंट भी नहीं आते?
गडाफ नहीं, पूरे मलिर में मेरे ख्याल से अभी 11 स्कूल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं। और वो सर नहीं, जो बात है, जो बात अच्छी बात जो बात है वो सीधी बात है। और बंद वजह में भी है, ऐसी बात नहीं है। बंद होने की वजह जो वहाँ के जो स्टाफ है वो रिटायर हो चुका है, और अभी कोर्ट की पाबंदी की वजह से हम लोग नए उस्ताज़ा ले नहीं सकते, जिन वैकेंसियां हम लोग डिक्लेयर कर नहीं सकते, जिसकी वजह से वो स्कूल्स बंद पड़े हैं। सईद गनी साहब ने मेरे ख्याल से जब 4 संभाला तो कोई 2200 या 2300 स्कूल्स बंद थे, जिनमें से वो काफी सारे खुलवा चुके हैं। और अभी मेरे ख्याल से अभी भी हैं 500-600 स्कूल हैं, मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल मेरे प्रोविंस में है, लेकिन कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से वो बंद है। और जैसे कि भाई ने बोला कि हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, तो हमें भी काम नहीं करने दिया जाता। आपको कौन काम करने नहीं दे रहा है? कुछ कानूनी बंदिशें होती हैं जहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, जैसे अभी कोर्ट की तरफ से पाबंदी है, हम लोग नई वैकेंसी क्रिएट नहीं कर सकते। प्राइवेट प्रोजेक्ट आप इसको तो आप बढ़ा रहे हैं बिल्कुल, आपने उसमें भी आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, आपके शेयर्स हैं, तो आप पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट उनको दे दें, उसी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो मेरे 11 डिस्ट्रिक्ट में मेरे जो स्कूल्स बंद पड़े हैं उनके हवाले से भी हमारी बात हुई है, और उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनको चलाया जाए। और बाकी जो भी स्कूल्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, अटेंडेंस भी लगती है, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तदरीसी अमल जारी है। अच्छा, बीइंग मेंबर्स इन द असेंबली, आप कितनी बार विजिट करते हैं अपने हलके को? मेरा ऑफिस भी हल्के में, और मैं डेली नहीं तो हफ्ते में कम से कम भी 4 से 5 दिन में बैठता हूँ। अभी कल हमारा सेशन है, सैटरडे को फिर मैंने ऑफिस में बैठना है, हम लोग संडे को भी बैठते हैं। मैं अपनी बात करूँगा, और हमारा डिस्ट्रिक्ट मलीर के जितने भी MPs MNAs हैं या पीपल्स पार्टी के जितने MPs MNAs हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारकुनों के साथ हैं, अपने अवाम के साथ हैं, गमी खुशी हो हम लोग आते जाते रहते हैं। अगर मैं आपको दावत भी दूंगा कि कभी आपने छापा भी मारना है तो मेरा ऑफिस मेरे हल्के में मौजूद है, आप जब चाहें आप आ सकते हैं उधर। नहीं, हम बगैर बताए हम छापा नहीं मारेंगे, हम तो सरेआम आएंगे, और सरेआम वहाँ हम जब खड़े होंगे ग्राउंड पर तो हम आपको कॉल करेंगे, सर हम आपके हल्के में आ चुके हैं और फलां जगह पर मौजूद हैं, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। हमारा मीडिया का तो ये रवैया होता है। सरबराह साहब कैसे देख रहे हैं कि चलें तालीम एक आपका अप्रैल में होनी जा रही थी, PM साहब ने कहा था अप्रैल तक यकसा तालीम होगी, लेकिन अब हम मई में दाखिल हो चुके हैं। ये मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और एक साथ निज़ाम तालीम पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। हमारी तालीमी लिटरेसी जो रेट है बहुत लो है। तो आपने कहा नागुज़ीर है, तो बड़े बड़े ख्वाब, और क्या ये सोच कहें या सिर्फ ख्वाब कहें? देखिए, हमारा ये पॉलिसी है, ये एजेंडा है हमारा, तो ये हमारा मैनिफेस्टो है, इस पे काम हो रहा है। उसके लिए आपके पास तैयारी भी तो होगी। देखिए, आपने एहसास प्रोग्राम जब शुरू किया तो किसी की समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब पूरी दुनिया सर आ रही है। हमने जब जो ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट शुरू किया तो लोग काफ़ी अपोजिशन के दोस्त हंस रहे थे, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने एनवायरनमेंट की तब्दीली के साथ अपने आप को तब्दील किया है, यानी कि अप्रिशिएशन है। और इसी तरीके से जब यकसा निज़ाम तालीम, सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुप्रीम कोर्ट के तो खैर हो सकते हैं, लेकिन दुनिया सर आ रही है, दुनिया सर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ात तो इनके ऊपर तो इतने हैं कि मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाए। हमारे यहाँ किसी प्रोजेक्ट पे हो सकते हैं, सुप्रीम है, फिर कोर्ट है, तो वो हो सकती है, लेकिन हम अपनी हुकूमत के इक़दामात की बात कर रहे हैं कि ये वाला जो हमारा इनिशिएटिव होगा यकसा निज़ाम तालीम का, ये जो पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जो बाड़े बनाए हुए बहसों से, ये वो वाला नहीं होगा। इसमें वो निज़ाम होगा कि एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, वो पढ़ लिख कर ऑफिसर बन सके, वो एक माशरे का बेहतरीन रोल मॉडल बन सके। इसी तरीके से मुल्क तब्दीली करेगा। जब तक आपके पास स्किल्ड नौजवान नहीं होंगे, बेरोजगारी भी नहीं ख़त्म हो सकती, मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं एज एक कॉमन मैन बात कर रहा हूँ कि हमें पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, कोई भी जमात के लोगों, और ये हमारे दोस्त जो है असम्बली में हैं, हमें फ़ख्र है नौजवानों पर, ये अहम इशू है। हमने देखो, हमारा एक ज़िंदगी का एक रोल है, हमारा गुजर जाएगा, आने वाली नस्लों का सोचना है। खान साहब अभी जो डैम बना रहे हैं, ये 2025 में 26 में जाके ये बनेगा 309 अरब रुपए का मामन डैम जो कल गए थे, तो ये 800-900 मेगावाट बिजली जब शामिल होगी तो आने वाले जो वक्त है उसके लिए बिजली आएगी ना। इस हमारे 2023 तक तो ये नहीं आनी। ठीक है। इसी तरीके के प्रोजेक्ट होने चाहिए जिसमें मुल्क में
رینٹل پاور جیسے پروجیکٹ نہیں چاہیے ہمیں کہ جو جس کو چلائے نہ چلائے اس کے پیسے بھی دیں, اور اتنی مہنگی بجلی نیلم جیلم پروجیکٹ سے ہم لے رہے ہیں 18-19 روپے کے یونٹ. اگر جو بھی اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا طوفان ہے, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کی نااہلیہ تھی جو آپ ہم بھگت رہے ہیں سارے. چلیں ہمارے دور میں کوئی اس طرح کا اسکینڈل نہیں آپ نے آخر میں تو وہی آپ نے پورا جو میں نے تو آپ کو ریفرنس بھی دیا, ریفرنس کے ساتھ میں آپ کو ایسی بات تو کری نہیں, الزام تو نہیں لگا رہا, میں ود ریفرنس بات کر رہا ہوں. رینٹل کا کیا, نیلم جیلم کا کیا, میں نے آپ کو غلط بات تو نہیں کی. اگر یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی یہ ہم 2005-7 سے سنتے ہیں, اور آج آپ سے بھی میں سن رہا ہوں 2021 میں نہیں سر پلیز 2013 سے 18 تک نواز شریف صاحب کے دور میں یہ پروجیکٹ ہوا ہے. نہیں جو ملبہ کہ آج جو یہ حال ہے وہ پچھلی حکومتوں کا ہے. پچھلی حکومت تو ہم سے اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی 2023 میں کوئی اور حکومت آئے گی تو وہ کہے گی یہ پی ٹی آئی ہماری نااہلی بھی ثابت کرے نا. وہ رینٹل پاور تو ہمارے دور میں لگائے تو ثابت کرے, نیلم جیلم ہمارے دور میں لگائے تو ثابت کرے. ثابت کرنے کے لیے کورٹس موجود ہیں, ہمارا کیس بھی کورٹ میں چل رہا ہے. لیکن اگر بات کریں تو رنگ روڈ کمیشن بھی آپ کے سامنے ہے, چینی اسکینڈل بھی آپ کے سامنے ہے, ایسے کئی میں بھی آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں, گنوا سکتا ہوں. لیکن ہماری پارٹی نے کبھی الزام تراشیوں پہ بھروسہ رکھا نہیں, اور ہم کام کرنے کی طرف ہی دھیان دیتے ہیں. بھائی نے بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے, تو آپ آن ریکارڈ پڑھا ہوگا, آپ کے پی کے گورنمنٹ اسکولز میں دیکھیں کہ کتنے ایڈمیشن بیک ہوئے ہیں ان کے گورنمنٹ میں, اور سندھ میں کتنے گورنمنٹ اسکولز میں ایڈمیشن بڑھے ہیں. 11 اسکول جو آپ کے حلقے میں کم از کم, اگر میں آپ کی بات کروں, آج ہمارے ٹی وی پروگرام کے توسط سے کب کھلوائیں گے آپ؟ انشاءاللہ ان قریب کھلیں گے. ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور بیٹھ کے اس پہ بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, میں ہی آپ کو بتاؤں گا کھل گئے ہیں انشاءاللہ. اور پھر سرپرائز وزٹ ہوگا انشاءاللہ جب آپ کا دل کرے. اور سی ایس ایس کے ایگزام میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے لڑکے لڑکیاں سی ایس ایس آفیسرز بن رہے ہیں. چلیں, کیا پیغام دیں گے ہماری آنے والی یوتھ کو, ملک و ملت کی ترقی میں کس باڈی لینگویج کے ساتھ کس کو رول ماڈل بنا کے آگے آئیں؟ میں اپنے ملک کی عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پولیٹکس میں آئیں. سب سے پہلے تو یہ کروں گا کہ صرف یہ نہ سمجھیں سیاست میں آئیں, کیونکہ نوجوانوں کی ضرورت ہے سیاست میں, اور وہ آئیں گے, وہ چیزیں سمجھیں گے تو اس پہ کام ہو سکے گا. گھر پہ بیٹھ کے تنقید کرنا بہت آسان ہے, جب آپ فیلڈ میں آؤ گے اس چیز کو سمجھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کو حل کیا نکلنا ہے. پہلی میں ان کو رائے یہی دوں گا کہ ہمارے ملک کے نوجوان جو بھی کسی بھی پارٹی سے ایفیلیشن رکھنا چاہ رہے ہیں وہ رکھیں, لیکن آئیں لازم. چلیں, آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو اسٹریٹ آفر کی آئیں سیاست میں. میں کہتا ہوں کہ رول ماڈل تو ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماشاءاللہ, اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت اور ہمارے صحابہ کرام ہیں, ان سے اچھا رول ماڈل تو مل نہیں سکتا. اور ہمیں تعلیم کی اشد ضرورت ہے. ہمارا نوجوان پڑھا لکھا ہوگا تو ہم ترقی کریں گے. تو درخواست کرتا ہوں آپ کی توسط سے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تمام قوم سے, اور ان کو اسکلڈ کریں, تاکہ جو ہم ایک قلم کے لیے چائنا کے محتاج ہیں وہ نہ ہو. بہت اچھی بات مسلمان کا پروڈکٹ چلے. سربلند صاحب, اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے اور تعمیر اور ترقی کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے, اور جو حکومتیں جس کی بھی ہوں پازیٹیوٹی پہ کام کرنا چاہیے, ملک کی تعمیر اور ترقی پہ کام کرنا چاہیے. اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں, اگر حکومت کوئی بھی عام عوام کے بینیفٹ کا کوئی بل پیش کرتی ہے تو بہت ہی اچھے اور اخلاق کے ساتھ اس کو قبول کر لینا چاہیے. ڈیلی ٹیکٹس کی وجہ سے, مطلب وہ سمر جو آج 2021 میں آنا تھا وہ جا کے 22 میں آئے گا, تو جتنا جلدی ہو سکے گا حکومتیں جب بل پاس کریں گی تو ہی عوام تک وہ معاملات آئیں گے, اور عوام ترقی یافتہ ہوگی تو یہ ملک ترقی کرے گا. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.